हमारे सोलर सिस्टम में सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर ग्रह के साथ कुछ न कुछ ऐसे साथी भी होते हैं जो उन ग्रहों की कक्षा में ही, उन ग्रहों के साथ में ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। उन साथी को हम जानते हैं ट्रोजन एस्टेरॉइड के नाम से। इस लेक्चर में हम ट्रोजन एस्टेरॉइड क्या होता है, एस्टेरॉइड क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस कारण से ये ट्रोजन एस्टेरॉइड ग्रह की कक्षा में, ग्रह के साथ में ही सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा पा रहे हैं। इसके पीछे के साइंस को जानेंगे। साथ ही साथ लग्रांज पॉइंट के बारे में भी डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। तो पूरे लेक्चर को आप ध्यान से देखिए। चलिए सीधे आते हैं हमारे टॉपिक ट्रोजन एस्टेरॉइड पर। आज हम ट्रोजन एस्टेरॉइड को डिस्कशन में इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली आपने कई सारे न्यूज़पेपर पढ़े होंगे और उसमें एक न्यूज़ देखी होगी कि वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के लिए एक ट्रोजन एस्टेरॉइड को खोजा है। ये खोज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आप जानते होंगे कि सोलर सिस्टम में जॉइंट प्लेनेट या जोवियन प्लेनेट, जिसमें हम जुपिटर को, सैटर्न को, यूरेनस को और नेपच्यून को शामिल करते हैं। इन जॉइंट प्लेनेट में 3 के पास तो ट्रोजन एस्टेरॉइड थे, लेकिन केवल एक शनि ग्रह ही बचा हुआ था जिसका अभी तक कोई ट्रोजन एस्टेरॉइड नहीं खोजा गया था। तो इसलिए ये खोज हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आज हम इसको लेक्चर को डिस्कशन करने वाले हैं। अब सवाल ये होता है कि आज के हम एजेंडे में क्या क्या डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ट्रोजन एस्टेरॉइड और एस्टेरॉइड के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे कि एस्टेरॉइड होते क्या हैं, ट्रोजन एस्टेरॉइड क्या होते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे लग्रांज पॉइंट क्या होता है, लग्रांज पॉइंट और ट्रोजन एस्टेरॉइड में क्या संबंध होता है, ट्रोजन एस्टेरॉइड के अलग अलग जो नाम रखे जाते हैं वो किस आधार पर रखे जाते हैं। इसके अलावा जो नई रिसर्च हुई है शनि ग्रह के संबंध में, उससे क्या उसका क्या इम्पोर्टेंस है। साथ ही साथ ट्रोजन एस्टेरॉइड का क्या साइंटिफिक इम्पोर्टेंस होता है और लग्रांज पॉइंट के क्या क्या उपयोग होते हैं, इस पूरे लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एस्टेरॉइड क्या होते हैं। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कई सारे सिद्धांतों को आप पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से सर्वाधिक मान्यता हम देते हैं किसको, बिग बैंग सिद्धांत को। हालांकि बिग बैंग थ्योरी भी एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि ऐसा हम मानते, ऐसा वास्तव में हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। इसीलिए तो आप देखते हैं कि ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक आज भी लगे हुए हैं। लेकिन जब तक ये पूरी रहस्य को सुलझाया नहीं जा पा रहा, तब तक हम बिग बैंग थ्योरी को ही मान्यता देते हैं। और बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि एक बड़ा महाविस्फोट हुआ था, उसी महाविस्फोट के कारण हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह अस्तित्व में आए थे, और उसी महाविस्फोट का परिणाम है ये एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड बेसिकली क्या है, ये चट्टानी पिंड है। अब चट्टानी पिंड यानी छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े हैं, कुछ कुछ बड़े चट्टान के टुकड़े भी हैं। इसीलिए इनके आकार के बारे में कहा जाता है कुछ तो बहुत छोटे हैं और कुछ कई शहरों के बराबर भी इनका आकार है। और ये सब कहाँ घूम रहे हैं, अंतरिक्ष में ग्रहों के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, मेनली ये कहाँ पाए जाते हैं, तो मेनली आपको दिखेंगे ये मार्स और जुपिटर के बेल्ट में। अब सवाल ये होता है कि मार्स और जुपिटर की बेल्ट में ही मेनली इनका जमावड़ा क्यों है, क्योंकि हमारे जितने भी प्लेनेट है उनमें सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर। जुपिटर का मास सर्वाधिक है सभी प्लेनेट में, और मास अगर सबसे ज़्यादा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है, सबसे ज़्यादा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होने के कारण क्या है, ये एस्टेरॉइड का जमावड़ा आपको मार्स और जुपिटर की कक्षा में नज़र आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एस्टेरॉइड केवल यहीं पर पाए जाते हैं। मेनली तो यहीं पर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में ये पूरे सोलर सिस्टम में आपको दिखेंगे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट वाइज देखें तो क्या होते हैं एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड होते हैं चट्टानी पिंड जो कि क्या करते हैं, सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि इनके पीछे वैज्ञानिक क्यों लगे हुए हैं, इनकी खोज से हम क्या हासिल होगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि बिग बैंग के द्वारा जो बातें बताई गई है उसमें महाविस्फोट के साथ साथ हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई थी, दूसरे ग्रह अस्तित्व में आए थे, और उसी के साथ साथ ये चट्टानी पिंड भी अस्तित्व में आए थे। यानी कि जितना इतिहास हमारा पुराना है उतना ही इतिहास इनका भी पुराना है। ठीक है, और वैज्ञानिकों ने अगर
एस्ट्रॉइड के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली तो इससे क्या होगा कि ब्रह्मांड के इतिहास को समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड के रहस्य अभी तक पूरी तरह से सुलझे नहीं है और एस्ट्रॉइड के द्वारा उस रहस्य को सुलझाने में मदद मिल सकती है। ठीक है, एक तो इम्पोर्टेंस यही है। दूसरा अगर हम देखें, अच्छा एक और चीज़ है जो अलग अलग, जैसे आपने देखा होगा कि नासा ने अभी जूनो मिशन भेजा था जुपिटर के लिए। जुपिटर के लिए भी इसलिए भेजा था क्योंकि जुपिटर से भी क्या है, ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना। ये भी उस जूनो मिशन का भी यही एक मकसद था कि एक तो जुपिटर के ग्रह के बारे में पूरी जानकारी हासिल मिल कर लें और साथ ही साथ हम ब्रह्मांड के इतिहास को भी समझ लें। तो जितने भी रिसर्च हो रहे ना, उनका एक पॉइंट ये भी रहता है अंतरिक्ष की रिसर्च का कि ब्रह्मांड के रहस्य को किस तरह से सुलझाया जा सके। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो इसका एस्ट्रॉइड का इंपॉर्टेंस है किसके लिए, मिनरल्स के लिए। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर मिनरल रिसोर्सेस लिमिटेड मात्रा में है और इसीलिए वैज्ञानिक भविष्य को देखते हुए एस्ट्रॉइड में भी मिनरल खोजने का प्रयास कर रहे हैं। आपको मालूम ही है मिनरल्स चट्टानों में मिलते हैं और ये भी क्या है, चट्टानी पिंड है। तो हो सकता है कि इनसे पृथ्वी की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग फ्यूल की, मिनरल्स की, वो रिक्वायरमेंट भी क्या है, इन एस्ट्रॉइड के द्वारा पूरी हो सकती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। इसलिए इस पर रिसर्च लगातार करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो इसकी विशेषताएं, इनके आकार के बारे में देखें तो मैंने पहले ही बता दिया है, ये छोटे आकार से लेकर बड़े आकार तक हो सकते हैं। एक एक दो दो शहरों के आकार के बराबर भी इनका शेप देखा गया है। इनकी संरचना देखें तो चट्टान भी हो सकती है, मेटल भी हो सकती है और कभी कभी ये बर्फ से भी बने होते हैं। ठीक है, मेनली कहाँ मिलेंगे आपको, ये मार्स और जुपिटर की बेल्ट में दिखेंगे। क्लियर, तो ये हमने जाना है एस्ट्रॉइड के बारे में। चलिए अब समझते हैं हम सेकंड पॉइंट को, वो है लग्रांज पॉइंट। ट्रोजन एस्ट्रॉइड को अच्छे से समझने से पहले हमें लग्रांज पॉइंट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लग्रांज पॉइंट समझ में आएगा तो ऑटोमेटिक ट्रोजन एस्ट्रॉइड भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लग्रांज पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर सूर्य और ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, संतुलित अवस्था में आ जाता है। देखिए आप जानते होंगे कि सोलर सिस्टम में सूर्य का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, वहीं सभी ग्रहों का भी अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। लेकिन लग्रांज पॉइंट ये ऐसे स्थान होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल में हम देखते हैं, ये सन है और ये क्या है, अर्थ है। अर्थ का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, ये अपना सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन लग्रांज पॉइंट एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर ये दोनों गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, यानी कि संतुलित अवस्था में आ जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम समझें इसको, कि अगर हम पृथ्वी से आगे चल रहे हैं और ये इस पॉइंट पे पहुँचे, इस पॉइंट के एक बिंदु हम आगे बढ़ेंगे तो हम सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र में आ जाएंगे और उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। एक कदम इसके पीछे आएंगे तो हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र में आ जाएंगे और हम इस तरफ खींचे चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये बिंदु ऐसे हैं जहां पर क्या हो रहा है, दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित अवस्था में आ गए हैं। तो इसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, चाहे सैटेलाइट हो या कोई अन्य चीज, वो क्या होगा, स्थिर रहेगा। स्थिर इसलिए रहेगा क्योंकि इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो रहा है, एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहा है। क्लियर, अब थोड़ा सा हम उसके बेसिक जानकारी भी हासिल कर लेते कि लग्रांज पॉइंट दिया किसने था, किसने खोजा था। तो इसमें आपको दो व्यक्तियों के नाम दिखेंगे। एक है लग्रांज, ये बहुत, जोसेफ लुइस लग्रांज, ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इन्होंने अपनी गणितीय गणनाओं के द्वारा सूर्य और ग्रह के बीच में ऐसे 5 लग्रांज पॉइंट की खोज की थी, L1, L2, L3, L4, L5। ठीक है, हालांकि इसके साथ साथ एक और गणितज्ञ थे जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, यूलर। उन शुरू के L1 और L2 की खोज वो यूलर ने की थी और बाकी L3, L4, 5 की खोज लग्रांज ने की थी। हालांकि लग्रांज का नाम ज़्यादा लिया जाता है और उन्हीं के सम्मान में इन बिंदुओं का नाम रखा गया था लग्रांज पॉइंट। क्लियर, तो यहां पर आप ये समझ गए इसके हिस्टोरिकल महत्व को, देख लिया आपने। ठीक है, डेफिनेशन भी देख लिया आपने। अब यहां पर देखिए कि आपको ये लग्रांज पॉइंट ये दिख रहा आपको, है ना। तो ग्रह और सूर्य के बीच में इस तरह के 5 लग्रांज पॉइंट है। ये L1, L2, L3, L4, L5। ठीक है,
अब इनमें से भी देखें तो अलग अलग लग्रांज पॉइंट का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अगर हम बात करें इस L1 की, तो ये L1 की अगर हम पृथ्वी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, है ना, तो पृथ्वी और सूर्य के बिल्कुल बीच में आ रहा है। और L1 पॉइंट जनरली यूज होता है सैटेलाइट के द्वारा। आपने सुना होगा आदित्य L1, है ना, भारत के यानी इसरो के द्वारा जो सूर्य के कोरोना के अध्ययन के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ, आदित्य L1। आदित्य L1 का मतलब ये था, आदित्य तो सैटेलाइट का नाम है जो सूर्य का एक पर्यायवाची है, लेकिन L1 का मतलब ये था कि उसकी पोजीशन कहाँ होगी, लग्रांज पॉइंट 1 पर, जिसके कारण क्या होगा, वो स्थिर रहकर एक निश्चित दूरी पर रहकर सूर्य की का अध्ययन कर पाएगा, है ना। अब लग्रांज पॉइंट का देखिए इंपॉर्टेंस क्या है। अगर L1 पर ये स्टेब्लिश नहीं होता तो ये सूर्य के तारों ये पास में जाता, और हो सकता है कि गर्मी के कारण क्या होता है, सैटेलाइट खत्म हो जाता। इसके अलावा एक और चीज़ है, एक तो स्टेबल होकर अध्ययन कर पाएगा यहाँ पर रहकर, दूसरी बात ये भी है कि सैटेलाइट को जो फ्यूल चाहिए, है ना, जो आप कोई स्पेस क्राफ्ट है, आपने लग्रांज पॉइंट पर अगर स्टेब्लिश किया है तो उससे फ्यूल की भी बचत होगी, क्योंकि आप एक जगह पर स्टेबल रहकर आप किसी भी स्पेस क्राफ्ट हो गया या सैटेलाइट हो गया, उसको आप स्टेबल रख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए लग्रांज पॉइंट का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक नासा का एक था सोलर हीलियो ऑब्जर्वेटरी, सोहो मिशन, आपने देखा सुना होगा, सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 हो गया, सोहो हो गया, ये सब लग्रांज पॉइंट यहीं पर इस्टेब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो L1 है वो सूर्य के अध्ययन के लिए सैटेलाइट को स्टेबल करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम महत्व देखें इसके, तो इसका महत्व मैं पहले बता चुका हूं कि उपग्रह हो या अंतरिक्षयान, तो वहां पर कम ईंधन पर स्थिर रखने के लिए ये आदर्श स्थान होते हैं। तो ये तो हमने L1 देखा है। इसके साथ साथ ये आपको अलग अलग पॉइंट दिख रहा है, इनका सबका अलग अलग महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें L2 की, तो L2 पर आपने एक टेलीस्कोप सुना होगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसने गैलेक्सी की अभी इमेज रिसेंटली इमेज भेजी थी, काफ़ी सुंदर सुंदर इमेजेस। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप कहाँ पर एस्टेब्लिश है, L2 पर, ठीक है, जो कि पृथ्वी के जस्ट पीछे की तरफ है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है, वो आसानी से वहाँ पर काम कर पाता है। तो सैटेलाइट के लिए, सूर्य के अध्ययन के लिए जो सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं उनके लिए लग्रांज पॉइंट 1 का यूज़ किया जा रहा है, टेलीस्कोप के लिए L2 का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी थी कि लग्रांज पॉइंट होता क्या है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, लग्रांज पॉइंट वो स्थान होते हैं जहाँ पर सूर्य और ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है, संतुलित अवस्था में आ जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं लग्रांज पॉइंट। ये कितने होते हैं, टोटल 5 होते हैं, L1, L2, L3, L4, L5। इन 5 में भी अगर हम देखें तो L1, L2 और L3, L1, L2 और L3, ये तीनों क्या होते हैं, अस्थिर संतुलन में होते हैं। यानी कि ये ग्रह के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ ये पॉइंट भी घूमते रहते हैं, लेकिन इनमें अस्थिर संतुलन होता है, क्योंकि घूमने के दौरान क्या होता है कि कई बार थोड़ा सा मूवमेंट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कोई सैटेलाइट या कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक जगह एक के ग्रेविटेशनल फोर्स के एरिया से दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स के एरिया में चले जाता है। यानी कि ये हमेशा स्टेबल नहीं रहते हैं, L1, L2 और L3। लेकिन इनमें भी देखें हम तो L4 और L5, L4 और L5 ये इस एंगल पे रहते हैं, जिसके कारण क्या है, ये हमेशा स्टेबल रहते हैं। और L4, L5 हमेशा स्टेबल रहने के कारण ही आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रोजन एस्ट्रॉइड, वो भी कहाँ पर आपको मिल रहे हैं, L4 और L5 में, ठीक है। और हमेशा स्टेबल रहने के कारण क्या है, जैसे जैसे ग्रह सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है, उसके साथ साथ ये L4 और L5 भी क्या है, साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। तो लग्रांज पॉइंट के बारे में आप बेसिक जानकारी आपको मिल गई होगी। अब आते हैं हम सीधे हमारे ट्रोजन एस्ट्रॉइड पे। तो ट्रोजन एस्ट्रॉइड का मतलब यह है कि यह कोई ग्रह है, और इस ग्रह के 2 पॉइंट मैंने बताया, L4 और L5। L4 और L5 ये 2 ऐसे लग्रांज पॉइंट है जहां पर क्या हो रहा है, सूर्य का और ग्रह का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
वो क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो रहा है, या सॉरी बैलेंस में आ रहा है ना, या न्यूट्रल हो रहा है, ये भी कह सकते हैं। तो इन स्थानों पर जो भी चट्टानी पिंड पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रोजन एस्टेरॉइड। अब देखिए, ट्रोजन एस्टेरॉइड अलग से कोई चट्टानी पिंड नहीं है, ये एस्टेरॉइड के ही एक पार्ट है। उसी एस्टेरॉइड के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि L4 और L5 की पोजीशन पे पाए जाते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं हम उन्हें, ट्रोजन एस्टेरॉइड। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आया, मैंने एक शब्द यूज़ किया ट्रोजन। देखिए ट्रोजन शब्द जो है ना, एक आप ग्रीक पौराणिक कथाएं देखेंगे, और ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक महाकाव्य था इलियड, इलियड जिसे होमर ने लिखा था, और उस होमर की इलियड में ट्रोजन वार का उल्लेख किया गया है, और आप उसी ट्रोजन वार के आधार पर इस एस्टेरॉइड का नाम दिया गया है ट्रोजन एस्टेरॉइड। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैंने आपको ट्रोजन एस्टेरॉइड के नामकरण पे बताया है, तो यहाँ पर एक और चीज़ जानना चाहिए आपको कि जितने भी एस्टेरॉइड होते हैं उनका नामकरण रोमन या फिर ग्रीक पौराणिक कथाओं के जो पात्र होते हैं, चूँकि वो पात्र बहुत अद्वितीय होते हैं, और उनके आधार पर रखने का कारण ये होता है कि वैज्ञानिक जब भी अपनी आगे की रिसर्च करते रहें तो वो आसानी से उन ऑब्जेक्ट को पहचान पाए कि अच्छा ये इस नाम का है या ये उस नाम का है, तो ये उनके अध्ययन में आसानी प्रदान करते हैं। इसी कारण से रोमन और ग्रीक महाकथाओं का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इलियड जिसे लिखा था किसने, होमर ने, और उसी में ट्रोजन वार का उल्लेख किया गया था, और उसी ट्रोजन वार पर यह ट्रोजन एस्टेरॉइड नाम रखा गया था। और इसी तरह का पहला एस्टेरॉइड 1906 में किसने खोजा था, मैक्स वुल्फ ने, मैक्स वुल्फ ने, और इसे नाम दिया गया था क्या, ट्रोजन एस्टेरॉइड। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब ट्रोजन एस्टेरॉइड क्या है, एस्टेरॉइड के ही ग्रुप में आते हैं ये, लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये L4 और L5 लग्रांज पॉइंट 4 और लग्रांज पॉइंट 5 पर एस्टेब्लिश होते हैं। क्लियर। अब देखिए एक और चीज़ है, जब नॉमेनक्लेचर की या नामकरण की बात आई है कि ग्रीक और पौराणिक कथाओं पर इनके नाम रखे गए हैं, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि ये इलियड में जिस ट्रोजन वार का उल्लेख किया गया है उस पर एक मूवी भी थी, यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ। एक ट्रॉय करके मूवी आई थी ब्रैड पीट की, काफ़ी अच्छी मूवी थी, आप देखना इसको, हॉलीवुड की मूवी है, बहुत जोरदार पिक्चराइजेशन है। आपने जो पद्मावत मूवी देखी थी ना, जिसमें शाहिद कपूर और रणवीर सिंह की जो फाइट का सीन देखा था, वो फाइट का सीन भी ट्रॉय से ही चुराया गया था। ठीक है, तो ये ट्रॉय मूवी इसी इलियड पर आधारित है। ठीक है, और इसका महत्व हमारे ट्रोजन एस्टेरॉइड में भी है, क्योंकि हमारे ट्रोजन एस्टेरॉइड के जो भी नामकरण किया गया है वो इसी महाकाव्य के आधार पर किया गया है। अच्छा, अब इसमें देखो क्या है कि जो ग्रीक महाकथा के आधार पर ये जो एस्टेरॉइड जो L4 और L5 पर पाए जा रहे हैं, है ना, उसी ट्रोजन वार के आधार पर इस L4 को एक अलग ग्रुप में शामिल किया गया है, ग्रीक, ये ग्रीक कैंप है, उसे ग्रीक कैंप माना गया है, और L5 को ट्रोजन। अच्छा, नॉमेनक्लेचर में एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये तो आपने देख लिया कि L4 और L5 पर ये आपको ट्रोजन एस्टेरॉइड मिलेंगे। ठीक है, ट्रोजन नाम कहाँ से आया, ट्रोजन वार से आया। ठीक है, अब इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस इलियड को जब आप देखते हैं तो इसमें दो कैंप बने हुए थे, है ना, जिसमें एक अकिलिस और हेक्टर का ग्रुप था, एक प्रियम और पेरिस का ग्रुप था। ठीक है, जिसमें क्या था कि एक राजकुमार क्या करता है, दूसरे राज्य के राजा की पत्नी को अपहरण करके ले जाता है, और उसी का बदला लेने फिर वह दूसरे राज्य में अटैक करता है, और उसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने क्या करा, L4 को ग्रीक कैंप नाम दिया, ये ग्रीक कैंप है, और L5 को दिया ट्रोजन कैंप। ठीक है, अब L4 के ग्रीक कैंप में देखें तो जो भी उसके पात्र थे, जैसे कि हेक्टर, अकिलिस, उनके नाम पर L4 के जितने भी एस्टेरॉइड मिलेंगे उनके नामकरण किए गए। फिर वहीं पर अगर हम देखें तो T5 में देखें तो प्रियम हो गया, सॉरी L5 में देखेंगे तो जो ट्रोजन कैंप के पात्र थे कि प्रियम, पेरिस, उनके नाम पर इनके L5 के एस्टेरॉइड के नाम रखे जाते हैं। ठीक है,
तो ये था, हमने देखा कि ट्रोजन एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, ट्रोजन एस्ट्रॉइड का नामकरण किस तरह से किया जाता है, और ये सारा कंसेप्ट हमने प्रॉपर तरीके से देख लिया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्लियर? तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक, जिसमें हमने एस्ट्रॉइड, ट्रोजन एस्ट्रॉइड, लैग्रांज पॉइंट क्या होता है, साथ ही साथ हमने देखा कि वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में क्या करा है कि शनि ग्रह के लिए भी ट्रोजन एस्ट्रॉइड की खोज की है। अभी तक जितने भी जॉइंट प्लेनेट थे उनके पास क्या थे, अपने अपने ट्रोजन एस्ट्रॉइड थे, लेकिन शनि के पास अभी तक कोई ट्रोजन एस्ट्रॉइड नहीं खोजा गया था। लेकिन वैज्ञानिकों ने अब शनि का भी एक ट्रोजन एस्ट्रॉइड खोज लिया है। ठीक है, अब ये क्या करते हैं ट्रोजन एस्ट्रॉइड, कि जैसे जैसे ग्रह परिक्रमा करेगा सूर्य के चारों तरफ, वैसे वैसे ये सूर्य के चारों तरफ ग्रह के साथ साथ ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्लियर? यहाँ पर ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपका इसके पीछे का क्या साइंस होता है वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं डाउट क्लियर करने के लिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, थैंक यू। For more details and knowledge, contact us and download our app from Play Store. Thank you.